नमस्कार, हमारे खास कार्यक्रम मुद्दे की बात में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ गौरी शंकर। उत्तर प्रदेश में इस वक्त योगी 2.0 की सरकार चल रही है और आप सभी को पता है कि राम नवमी पर उत्तर प्रदेश की धरती हमेशा लाल हो जाया करती थी, लेकिन इस बार राम नवमी के अवसर पर कहीं तू मैं तक नहीं हुआ और बाकायदा योगी सरकार ने इस बात की क्रेडिट अपनी कानून व्यवस्था पर दिया। मतलब साफ है, इस बार भी जो उन्होंने कहा कि राम नवमी तो खत्म हो गया, इसके बाद उन्होंने बाकायदा उनकी तरफ से कहा गया कि एक साथ अक्षय तृतीया का त्यौहार है, रमजान खत्म होने वाला है, ईद का पर्व है, तो भाईचारे और सामाजिक सौहार्द दिखना चाहिए। जो मिसाल पेश किया गया रामनवमी के अवसर पर, उसी तरह की मिसाल पेश होनी चाहिए आने वाले पर्व त्योहारों पर भी। और उत्तर प्रदेश की जनता ने पूरे देश में एक उदाहरण पेश किया है कि कैसे भाईचारे के जरिए हम लोग रह सकते हैं। कानून वही है, व्यवस्था वही है, सरकार बदल चुकी है, योगी 2.0 की सरकार है, लेकिन पुलिस किस तरह से काम करती है, पुलिस को किस तरीके से काम करना चाहिए, सरकार और सरकार के प्रबंधन, प्रशासनिक अधिकारियों के बीच का समन्वय साफ तौर पर उत्तर प्रदेश में देखे जा सकते हैं। और पूरे देश को इसी उदाहरण पर चलने की जरूरत है ताकि सामाजिक सौहार्द को बनाए रख करके विकास ही विकास प्रदेश में दिखे। कुछ ऐसा ही उत्तर प्रदेश में इस वक्त की तस्वीर दिख रही है। इसी पर हम चर्चा करेंगे किस तरह से कड़क आदेश के बाद योगी 2.0 की सरकार सफल होती जा रही है। राम राज की तरह कानून राज भी दिख रहा है। लेकिन पहले एक रिपोर्ट हम आप तक पहुंचाते हैं। योगी 2.0 में चल रहा है कानून का राज। बिना अनुमति शोभा यात्रा पर लग गई रोक। अजान नहीं बल्कि शोर पर योगी का आदेश। यूपी में सामाजिक सौहार्द की मिसाल पेश। पर्व त्योहारों पर हो रही हिंसा से देश जहां परेशान है, दिल्ली, राजस्थान, महाराष्ट्र और बंगाल में दंगे भड़काने की साजिश रची गई, वहीं यूपी में योगी 2.0 की सरकार के कड़क आदेश के बाद कानून का राज कायम है। रामनवमी पर जहां दंगा फसाद हुआ करता था, वहां तू मैं तक नहीं हुई। आगे भी ईद है, अक्षय तृतीया का पर्व एक ही दिन है और इसीलिए योगी सरकार कड़क दिख रही है। शोभा यात्रा से लेकर अजान तक के नियम कायदे बना दिए गए। मतलब साफ है, माहौल बिगाड़ने वालों की खैर नहीं है। देखिए सीएम योगी के कड़क आदेश। सभी को अपनी उपासना पद्धति को मानने की स्वतंत्रता है। माइक का प्रयोग किया जा सकता है, लेकिन ये सुनिश्चित हो कि माइक की आवाज उस परिसर से बाहर ना आए। अन्य लोगों को कोई असुविधा नहीं होनी चाहिए। नए स्थलों पर माइक लगाने की अनुमति न दें। यूपी में कानून का राज है। सामाजिक की सौहार्द की मिसाल पेश की जा रही है। यूपी वाले देश के सामने उदाहरण बन चुके हैं। यहाँ पर्व त्योहारों पर भाईचारे के साथ लोग रहते हैं। शरारती और आतंकी तत्वों की हिम्मत नहीं कि वो माहौल को बिगाड़ने की जुर्रत कर सके। देख लेते हैं योगी 2.0 के कड़क आदेश के और क्या मायने। बिना अनुमति शोभा यात्रा जुलूस नहीं निकाली जाएगी। परंपरागत शोभा यात्रा को ही दी जाएगी परमिशन। नई शोभा यात्रा को नहीं मिलेगी अनुमति। अजान के लिए माइक का प्रयोग हो सकता है। अजान की आवाज मस्जिद परिसर से बाहर नहीं आए। धार्मिक आयोजनों से किसी को परेशानी नहीं होनी चाहिए। धार्मिक गुरुओं से पुलिस अधिकारी मंत्रणा करें। त्योहारों को देखते हुए 4 मई तक पुलिसकर्मियों की छुट्टियां रद्द कर दी गई हैं। माहौल बिगाड़ने वालों के खिलाफ सख्ती की जाएगी। दंगाइयों के लिए उत्तर प्रदेश में कोई जगह नहीं है। यूपी में अब ऐसा लगता है जैसे राम राज में लोग जीने जा रहे हैं। भरोसा नहीं होता। जहां त्योहारों पर दंगों से यूपी की धरती लाल हो जाया करती थी, वहीं भाईचारे के गुलाल से अब लाल होती है। वाकई में
योगी 2.0 सरकार का मतलब ही है दमदार सरकार। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया वॉइस। तो योगी 2.0 की सरकार कितनी दमदार है, ये बाकायदा योगी की पहली सरकार और योगी की दूसरी सरकार दोनों को कंबाइंड करके अगर सरकार चलाने के तरीके को देखें तो शायद इस बात का जवाब मिल जाए। वैसे विपक्ष को ये बात पसंद नहीं आएगी, लेकिन एक बात तो तय है, विपक्ष को ही मानना पड़ेगा कि राम नवमी के दिन जहां पर खून से उत्तर प्रदेश की धरती लाल हो जाया करती थी दंगों से, अब वहां पर गुलाल खेले जा रहे हैं, यानी कि भाईचारे और सौहार्द, सामाजिक सौहार्द की मिसाल पेश की जा रही है। इस बात को तो विपक्ष को ही मानना पड़ेगा। और इस बार भी देखिए, अक्षय तृतीया और ईद का पर्व एक ही दिन आने से पहले ही किस तरह से योगी 2.0 की सरकार पूरी तरह से एक्टिव नजर आ रही है। हम बातचीत करेंगे, कई मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं इस वक्त। प्रियंक पांडे जी इस वक्त हैं प्रवक्ता बीजेपी के। प्रियंक पांडे जी, सुन पा रहे हैं आप? चलिए थोड़ी देर के बाद जुड़ेंगे वो। डॉक्टर केबी त्रिपाठी जी इस वक्त हैं प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी की। केबी त्रिपाठी जी, स्वागत है आपका सर। फजील अहमद इस वक्त हमारे साथ हैं, मुस्लिम स्कॉलर फजील अहमद, बहुत बहुत आपका स्वागत है। फजील अहमद जी, आवाज़ आ रही है मेरी आप तक? जी आ रही। चलिए मैं आप ही के पास सबसे पहले आता हूं, फजील अहमद जी। अच्छा फजील अहमद जी, एक बात बताइए, क्या आपको नहीं लगता कि छोटी छोटी बातों को लेकर के, है ना, छोटी छोटी बात बहस होती है, ईंट पत्थर चलने लगते हैं, सामाजिक सौहार्द बिगड़ जाता है और समझ में नहीं आता है कि ये करने वाले कौन हैं? क्या मुस्लिम समाज में कुछ ऐसे लोग हैं जो मुस्लिमों को भड़का रहे हैं, हिंदू समाज में कुछ ऐसे लोग हैं जो हिंदुओं को भड़का रहे हैं, और इसका सबसे बड़ा जो खामियाजा भुगतता है वो आम जनता, आम आदमी भुगतता है। मुझे थोड़ा सा बताइए, इस वक्त देश में जिस तरह के हालात बनाने की कोशिश हो रही है, वैसे कंट्रोल तो बहुत जल्दी पुलिस कर रही है, उत्तर प्रदेश में तो कुछ भी नहीं दिख रहा है फजील अहमद जी, ना तू मैं सब पर्व त्योहार देखिए इतना बेहतर तरीके से, ईद भी आने वाला है, सब देखिए पहले से तैयारी उत्तर प्रदेश की सरकार कर रही है ना? तो इससे बेहतर और क्या हो सकता है फजील अहमद जी, बताइए जरा। देखिए, सरकार की मंशा जब साफ होती है तो कहीं कोई दिक्कत नहीं होती। हाँ। दिक्कत तब खड़ी होती है जब जात भेद, धर्म भेद, लिंग भेद या किसी तरह का मतभेद राजनीतिक दलों के द्वारा अपनी राजनीति करने के लिए खड़ा किया जाता है। मुख्यमंत्री जी ने बहुत अच्छा फैसला लिया। उन्होंने कह दिया कि सभी शोभा यात्रा को परमिशन लेकर के उनकी शपथ पत्र पर उनको आज्ञा दिया जाए। ये बहुत अच्छी बात है, हम लोग स्वागत करते हैं इस बात का। और हम लोग तो पहले से रमजान का महीना चल रहा है, हम कब चाहेंगे कि हमारी इबादत में कोई खलल हो, और हम किसी के दुख पहुंचा करके कैसे इबादत अल्लाह हमारी एक्सेप्ट करेगा? फजील अहमद जी, आवाज आ रही है ना मेरी आप तक? जी, मेरी आवाज आ रही कि नहीं आपको? हाँ ठीक है, मुझे लगा कि आपसे संपर्क टूट गया। अब एक बात मुझे बताइए, थोड़ा सा क्लियर कीजिए, इन्होंने कहा है ना, योगी 2.0 सरकार के आदेश हैं, या कह लीजिए सीएम योगी आदित्यनाथ की तरफ से आदेश दिया गया है कि माइक बजाइए लेकिन उसकी आवाज़ से किसी को परेशानी ना हो, है ना? ये माइक मतलब लाउड स्पीकर को लेकर के एक तरह से समझा जा सकता है कि लाउड स्पीकर बजाने से क्या होगा, दूसरे को परेशानी तो हो रही है अजान को लेकर के। अजान से दिक्कत नहीं है, अजान के शोर से दिक्कत है। सिर्फ इन्होंने अजान का वैसे शब्द का इस्तेमाल भी नहीं किया, लेकिन हम लोग तो यही समझ रहे हैं। शोभा यात्रा को उन्होंने बाकायदा उन्होंने कहा कि शोभा यात्रा निकाली जाए, कोई दिक्कत नहीं है, बाकायदा उसकी परमिशन होनी चाहिए, परमिशन नहीं है तो नहीं निकालिए। परंपरागत जो शोभा यात्रा है उसे निकाला जाए, नए आयोजनों पर प्रतिबंध रहे फिलहाल, है ना, सामाजिक सौहार्द को बनाए रखने के लिए। मुझे थोड़ा सा ये बताइए कि ये जो आवाज़ बाहर ना जाए, परिसर के अंदर रहे, इसको फॉलो किया जाएगा ना? जी देखिए, सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर 2005 का हुआ था। हाँ। लेकिन तब से इस पर कोई अमल नहीं हो रहा था। हाँ। ये राज ठाकरे चूंकि राजनीतिक रूप से अलग थलग पड़ चुके हैं, अब उनकी राजनीतिक जीवन शून्य पे चली गई थी, उनको अजान से थोड़ा दिक्कत हुई। हम लोग कभी किसी ने कोई आपत्ति नहीं की, अब आपत्ति हो रही है। और सिर्फ राज ठाकरे नहीं बल्कि उससे पूरे देश में, उत्तर प्रदेश में और दिल्ली में हर जगह चैनलों पर भी तमाम प्रवक्ता जब बोलने लगे, तो निश्चित रूप से हम अजान इबादत के लिए करते हैं, अल्लाह के लिए हम इबादत करते हैं। तो इबादत अगर हम किसी को दुख देकर, किसी को तकलीफ देकर के अगर हम इबादत करेंगे तो इबादत हमारी मानी नहीं जाएगी।
इसलिए हमें कोई जबरदस्ती नहीं है। जो सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर किया है, बाकायदा महाराष्ट्र मुस्लिम काउंसिल ने मीटिंग करके ये 3-4 दिन पहले ये फैसला ले लिया था कि हम जो भी सुप्रीम कोर्ट ने जितना डेसिमल पे उसको वॉल्यूम सेट करने के लिए कहा है, हम उसी पे चलाएंगे और हम कहीं कोई टकराव करने की स्थिति में नहीं है। हम ना टकराव चाहते हैं, हम लोग एक होके मिलजुल के रहे हैं, रहेंगे। और सरकार की तरफ से कोई मुस्लिम शब्द का या धार्मिक या जलूस का या मस्जिद का या मुसलमान का नाम नहीं लिया गया। हाँ, नहीं लिया मैं इसका बहुत स्वागत कर रहा हूँ, मैं बहुत इसके लिए प्रसन्नता कर रहा हूँ, बधाई दे रहा हूँ सरकार को कि धर्म जात के ऊपर उठ के पहली बार मुख्यमंत्री योगी जी ने कोई ऐसा आदेश पास किया जिससे किसी भी को कोई तकलीफ नहीं है। लेकिन फिर भी देखिए, अगर उन्होंने नहीं बोला तो भी समझने वाले को, समझदार लोगों के लिए इशारा काफी है ना फजील जी। मैं आपसे जानना चाहता हूँ, मुझे अब सुनिए तो फजील जी, मुझे थोड़ा सा भरोसा दीजिए। देखिए, हमारे चैनल को आप बोल रहे हैं लाखों करोड़ों लोग देखते हैं, है ना। ऐसा नहीं कि हम लोग यहाँ से कुछ बोल करके निकल जाएंगे और कोई सुन नहीं रहा है। लाखों करोड़ों लोग देखते हैं। जो बातें उनकी तरफ से कहने की कोशिश हुई सीएम योगी आदित्यनाथ की तरफ से, उसको फॉलो किया जाएगा ना। उसको मैं ये जानना चाहता हूँ, क्या अजान को लेकर जो इतनी है ना, इतना शोर शराबा हो रहा है, अब लाउड स्पीकर, अधिक से अधिक लाउड स्पीकर लगाने की क्या ज़रूरत है। शोभा यात्रा पर भी नकेल लगाने की कोशिश हुई है, तो क्या इसको फॉलो किया जाएगा ना। ऐसा तो नहीं कि बिल्कुल हम कह रहे हैं कि मुसलमान ही नहीं, मंदिरों पे भी फॉलो किया जाएगा, मस्जिदों पे फॉलो किया जाएगा, गुरुद्वारे पे भी फॉलो किया जाएगा, चर्च पे भी फॉलो किया जाएगा और जितने आयोजन होते हैं उन पर भी फॉलो किया जाएगा। ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक चीज से फॉलो होगा। बहुत बढ़िया फजील, हम कह रहे हैं पूरा देश एक होकर के, अगर कोई समस्या है वो किसी के लिए भी हो, हम तो कह रहे हैं कि पूरा देश एक होकर के उस समस्या से निपटे, उसका निवारण करे। ये लड़ने का समय नहीं है, ये एक होने का समय है। हम लोग एक मत होकर के ये राजनीति करने वाले लोगों के पास कोई मुद्दा नहीं बचा। चलिए, एक बात तो समझ में आ गया। देखिए फजील अहमद जी, एक बात तो बहुत बेहतर तरीके से समझ में आ गया। पहली बात कि अगर कोई मुस्लिम स्कॉलर या फिर कोई हिंदू स्कॉलर अगर सामाजिक सौहार्द को लेकर के बाकायदा सरकार के फैसलों का स्वागत कर रहे हैं, मतलब साफ है कि सरकार सही डायरेक्शन में जा रही है। सही डायरेक्शन कहने का मतलब कानून व्यवस्था का राज स्थापित करने की कोशिश हो रही है और उससे समाज का हर वर्ग खुश है। मैं फजील अहमद के पास थोड़ी देर के बाद आऊँगा। इस वक्त अशोक पांडे जी, मैं चाह रहा हूँ कि एक बार मुस्लिम स्कॉलर का पक्ष देख लिए। अब इस वक्त हिंदू महासभा के प्रवक्ता हमारे साथ हैं अशोक पांडे जी। अशोक पांडे जी, स्वागत है आपका। एक मेहमान हमारे साथ और जुड़ चुके हैं, प्रियंक पांडे जी इस वक्त हैं बीजेपी के प्रवक्ता। प्रियंक जी, स्वागत है आपका। मैं थोड़ी देर के बाद आपके पास आता हूँ। अशोक जी, एक बात बताइए सर, देखिए कितना बेहतरीन, मैं तो इतना खुश हो रहा हूँ अंदर से। मुझे लग रहा है पत्रकारिता जगत में या फिर कई सालों से मैं ही पत्रकारिता कर रहा हूँ, 15-16 साल तो लगभग हो गए, कभी ऐसा सुना नहीं कि उत्तर प्रदेश में किसी पर्व त्योहार पर दंगा फसाद ना हुआ हो, है ना। लेकिन पिछले 4-5 सालों से कम इस तरह की खबरों से हम लोग को निजात मिला हुआ है। इस बार खास तौर पर नवमी के दिन तो बहुत ही हैरान हुआ, मैं भी हैरान हुआ, आप लोग भी हैरान हो रहे होंगे कि एक दंगा फसाद नहीं। इस बार भी जो तैयारियां हैं, देखिए पूरी तरह से योगी सरकार की पूरी तैयारी है कि ईद और अक्षय तृतीया एक ही दिन पर्व है, तो किसी तरह का कोई मनमुटाव नहीं होना चाहिए। पुलिसकर्मियों की छुट्टियां रद्द कर दी गई हैं। मुझे थोड़ा सा बताइए, शोभा यात्रा पर भी जो है उनकी तरफ से आदेश दिया गया है कि बिना अनुमति वो भी ना निकाला जाए। अभी तक क्या व्यवस्था थी सर, बताइए जरा शोभा यात्रा को लेकर। जी, आवाज आ रही है आपको मेरी? जी, आ रही है, बोलिए। हाँ, एक गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा है ना, विनय न मानत जलद जन गए 3 दिन बीत, बोले राम सको पिता भय बिन होय न प्रीत। तो उत्तर प्रदेश में जो माहौल तैयार किया है माननीय योगी जी ने, इनको डर लगने लगा है कि अगर ये पत्थर फेंकेंगे तो इनके घर को खंडर बना दिया जाएगा। अब ये कहाँ जा रहा है? देश के आगे जीत है। एक मिनट रुकिए फजील अहमद जी, एक बार सबका स्टैंड लेना। आप बोलने दीजिए, ऐसा ही नफरत फैलाते हैं। हाँ, बोलने दीजिए। हमारे अरे सुनिए ना भाई साहब, फजील अहमद जी सुनिए, अभी नहीं, सुप्रीम कोर्ट का सम्मान। फजील अहमद जी अभी नहीं, एक बार सबका स्टैंड लेना जरूरी है। मैं बार रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, बोलने दीजिए इनको, हो सकता है अच्छी बात कर रहे हो, बोलिए। सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर 2005 में आया था और 2005 से अब तक लगभग 90% मंदिरों को करके लोगों ने आपत्ति किया है तो उस पर सुनाई हो जा रही है। भाई, सुनने का माध्यम, आप मंदिर से माइक उतार रहे हैं, माइक कम करेंगे कि नहीं करेंगे वो बताइए। जो मंदिर के माइक उतारे, सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर हमने फॉलो कर लिया
आज कर लिया ना, तो बहुत अच्छा है, वही बोलिए आप। तुम्हारी स्थिति ये है कि जहांगीरपुर के दंगे में अगर अपराधी पकड़ा जाता है तो उसके लिए तुम्हारे स्वर मार्च निकालते हैं, हमें बदनाम कर रहे हो। भाई कौन मुसलमानों को बदनाम कर रहा है? आज दुनिया देखिए में ऐसा तुम्हारी अपनी है पहचान। गौरी शंकर जी, फजील अहमद जी भाई साहब के साथ आप बैठाला मत कीजिए हमको। भाई साहब गुंडा मवालियों के साथ डिबेट करने के लिए नहीं आते। एक मिनट फजील अहमद जी, आपसे अभी सवाल नहीं पूछा गया। फजील अहमद जी आपसे अभी सवाल, फजील अहमद जी आपसे अभी सवाल नहीं पूछा गया, आपसे सवाल नहीं पूछा गया अभी। फजील अहमद जी 1 मिनट रुकिए भाई साहब, अभी तो हम डिबेट शुरू किए हैं, आप अभी से चिल्लाने लगे। ये गुंडा मवाली लोग को आप बैठा लेते हैं चैनल पर। फजील अहमद जी तमीज नहीं है कि बुद्धिजीवी सभ्य समाज से कैसे बात किया जाता है। ये सभ्य समाज में बैठने लायक जो लोग नहीं है उनको आप चैनल को बैठा करके बदतमीजी करवा रहे, आप हमको बदतमीजी करवा रहे। फजील अहमद जी पहले स्टैंड उनको रखने दीजिए, अभी मत बोलिए। अभी देखिए, अभी हमारे पास बहुत सारे गेस्ट हैं, सबसे हमको बात करना है। फजील अहमद जी ऐसे नहीं भाई साहब, देखिए इतना वक्त दिए हम आपको, तो उसकी इज्जत कीजिए। फजील अहमद जी उसकी इज्जत कीजिए, मर्यादा आप मर्यादा मत सिखाइए किसी को। 1 मिनट रुक जाइए, अशोक पांडे जी को बोलने दीजिए। अशोक पांडे जी पूरी बात रखिए। देखिए मैंने अभी भाषा की मर्यादा नहीं, मैं आपको हकीकत बता रहा हूँ। जो अभी आप योगी जी को धन्यवाद देते हैं, भाषा की मर्यादा को रख के बात करिए। फजील अहमद जी 1 मिनट रुके भाई साहब, आप बोलने दीजिए। हर लोगों को एक बार बोलने का मौका, इसके बाद में डिबेट को ओपन तो करता हूँ ना, बोलने दीजिए उनको। आज अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के छात्रों ने उन लोगों के खिलाफ नहीं, एक मिनट अशोक पांडे, एक मिनट भाई साहब, मेरा सवाल कुछ और था, इधर उधर मत जाओ यार। मतलब मैं चाह रहा हूँ थोड़ा सा पॉइंट पे रहिए ना आप। भाई साहब मैं ये पूछा था आपसे कि शोभा यात्रा को लेकर के अभी तक आप लोगों का क्या स्टैंड था, और सीएम योगी आदित्यनाथ की तरफ से जब कहा गया कि बिना अनुमति शोभा यात्रा नहीं निकाली जाएगी, नए शोभा यात्रा की भी अनुमति नहीं दी जाएगी, इस पर थोड़ा स्टैंड रखिए भाई साहब आप। बिल्कुल शोभा यात्रा आज तक हिंदू समाज की कोई भी शोभा यात्रा, कोई भी लाउड स्पीकर बिना अनुमति के ना हुआ है, ना कभी होगा। हमने हमेशा अनुमति के साथ ही की है। हाँ, अनुमति लेने के बाद जब अतिक्रमण होता है ना, तब समस्या उत्पन्न होती है। ये जो समस्या आ रही है ना, जो लाउड स्पीकर और अजान और ये सारी जो समस्या आ रही है, इसलिए आ रही है कि जब एक भौंपू लगा था, जब सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आया था, सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर आने के बाद आज एक मस्जिद पर 10-10, 15-15 भौंपू लगे हुए हैं। ये समस्या है। योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि भौंपू से कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आवाज तुम्हारे कैंपस में होनी चाहिए। लेकिन हो उल्टा रहा है कि आवाज 5 किलोमीटर दूर तक जाती है सुबह सुबह। ये समस्या है। आपको आजादी है, आपकी आजादी वहां तक है जहां तक दूसरे की आजादी में खलल ना हो। तो आदेश दे दिया गया ना कि कैंपस परिसर में माइक का इस्तेमाल कीजिए, है ना। लाउड स्पीकर तो नाम उन्होंने लिया ही नहीं है, माइक का इस्तेमाल कीजिए, लेकिन आवाज परिसर के अंदर रहे। अच्छा, ये आवाज सिर्फ मस्जिद के लिए नहीं बोला उन्होंने, समझिए बात को, सिर्फ मस्जिद के लिए नहीं बोला उन्होंने। ये परिसर के अंदर रहे, इसका मतलब ये हुआ कि भजन कीर्तन करने वाले भी लाउड स्पीकर ना लगाएं, वो भी करें, उनकी आवाज भी परिसर के अंदर रहे। मस्जिद के अंदर जो अजान किया जाता है उसकी आवाज 5 किलोमीटर तक सुनाने की जरूरत नहीं है, वो भी है ना, माइक का इस्तेमाल करें अपने, है ना, कैंपस के अंदर जितनी आवाज हो सकती है उतना सहन किया जा सकता है, किया जा सकता है। चलिए, योगी जी ने कही, सर्वोच्च न्यायालय ने भी कह दिया था कि आवाज निश्चित तो फॉलो नहीं हो रहा ना सर, फॉलो नहीं हो रहा। एक बात मुझे अच्छी लगी कि देखिए, जब तक कानून के दांत को, मैं हाथ में नहीं बोल रहा हूं, जब तक कानून के दांत को तेज नहीं किया जाता, धारदार नहीं किया जाता, तब तक कई लोग समझने के लिए भी तैयार नहीं होते हैं। तो अभी समझाने की कोशिश हो रही है, जो लोग मान गए ठीक है, वो कोई भी होगा, है ना, कोई भी। मैं किसी धर्म विशेष की बात नहीं कर रहा हूँ। जो नहीं मानेंगे उनके लिए तो बड़ा प्रयोग वैसे भी हो रहा है उत्तर प्रदेश में। क्या प्रियंक पांडे जी, है ना, बुलडोजर चला देंगे, नाम ही रखा गया बुलडोजर बाबा। अब देखिए, बाकायदा उनकी तरफ से एक आदेश पारित किया गया है, पुलिसकर्मियों की छुट्टियां रद्द हुई हैं, सामाजिक सौहार्द को बनाए रखने के लिए, है ना, सामाजिक, एक मिनट सर, अब मैं दूसरे, अब प्रियंक पांडे से पूछ रहे हैं, सामाजिक सौहार्द को बनाए रखने के लिए। 1 मिनट भाई साहब, क्या डिबेट ऐसे करते हो क्या आप लोग? 1 मिनट सुनिए तो, हर लोगों को मौका दीजिए, है ना। इतने साल से मैं भी कर रहा हूँ, ऐसे मत कीजिए कि किसी का समय आप खा जाइए, सही नहीं है। प्रियंक पांडे जी, एक बात बताइए सर, मुझे बताइए कि इस आदेश के पीछे का मकसद क्या है, ये बताइए। सामाजिक सौहार्द या कानून का राज किस तरह से स्थापित किया जाता है? एक बड़ा उदाहरण उत्तर प्रदेश ने पेश किया है सामाजिक सौहार्द का, चाहे जैसे भी हो रहा हो,
लोगों को अच्छा लग रहा है प्रियंक पांडे जी, नो डाउट लोगों को अच्छा लग रहा है, चाहे वो फजील अहमद जी हो या फिर अशोक जी हो या फिर केबी त्रिपाठी हो, गौरी शंकर हो या प्रियंक पांडे हो, सबको तो अच्छा लग रहा है। ना लड़ाई ना झगड़ा ना मैं ना तू, बेहतर सब पर्व त्योहार खुशी से मजे से लोग मना रहे हैं, है ना सर? देखिए गौरी शंकर जी, भाजपा का ये संकल्प है, हाँ। वो संकल्प मैं दोहराता हूँ, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। हाँ। और इसी के नींव पे कोई भी एक विशेष जाति या विशेष धर्म को हम लोग टारगेट करके या उनको लाभान्वित करने के लिए ये नहीं, हमारे लिए सब धर्म एक समान है और सबकी सुरक्षा का और लॉ एंड ऑर्डर का ये ध्यान में रखते हुए हर काम उत्तर प्रदेश की सरकार ने पिछले कार्यकाल में भी किया है हाँ। और इस कार्यकाल में भी कर रही है। हाँ। जहाँ तक रही बात त्योहारों की, उत्तर प्रदेश में पिछले 5 साल में त्योहारों में कोई एक झड़प भी नहीं हुई है और न अगले 5 साल में कोई झड़प होने पाएगी। यहाँ कानून का राज कायम है और सबको अपनी धार्मिक आजादी है, लेकिन उस आजादी पर आप ऐसा न करें कि दूसरे की आजादी छीनी जाए। सब अपने प्यार मोहब्बत से त्योहार मनाएं, सब अपने पर्व को मनाएं और प्रेम और सौहार्द के साथ ये समाज आगे बढ़े, ये ध्यान में रखते हुए हम जनता का भी काम है उसको करना और सरकार अपनी तरफ से तत्पर है। हाँ। और रही बात जलसा जुलूस, ये पहले भी नियम कायदे थे, इसको पिछली कुछ सरकारों ने ताक पर रखकर उल्लंघन कराया। हाँ। लेकिन भाजपा सरकार इसको तत्परता से नहीं, पालन कराती है। एक बात क्लियर कीजिए मुझे, एक बात क्लियर कीजिए प्रियंक पांडे जी, अभी तक क्लियर नहीं हुआ। ये एक बात जो सीएम योगी आदित्यनाथ की तरफ से कहा गया कि धार्मिक आयोजनों में जो भी है ना माइक वगैरह का जो इस्तेमाल किया जाता है उसकी आवाज़ परिसर से बाहर ना जाए, इसको थोड़ा एक्सप्लेन कीजिए आप लोग। कंफ्यूजन हो रहा है। फजील अहमद जी कह रहे हैं कि मस्जिद का तो नाम लिया नहीं उन्होंने, ना मंदिर का लिया ना मस्जिद का लिया, तो एक्सप्लेन कीजिए आप थोड़ा सा। रात को जो है 45 डेसिमल दिन में प्रियंक पांडे जी बोलिए, एक मिनट सर। अजीम जी हाँ बोलिए। देखिए, ये इसमें एक नियम कायदे के तहत ये रेगुलेशन, और सबसे बड़ी बात मैंने अभी आपको जो कही कि धर्म की आजादी है, आप अपने धर्म में अपने धार्मिक पूजा पाठ करिए। पहले से थी भाई साहब, पहले से, कोई नई बात नहीं कर रहे, पहले से थी। और हमारे देश में धार्मिक स्वतंत्रता, उसकी आज़ादी है ना, निर्वहन की आज़ादी, सब कुछ पहले से थी। मुझे थोड़ा सा ये बताइए कि क्या है परिसर से बाहर आवाज़ नहीं, इसी पर इतना बड़ा बवाल मचा हुआ है देश के अंदर की अजान अगर करोगे तो ठीक है करो, मैं भी हनुमान चालीसा करूंगा। इसको है ना, इस विवाद को खत्म एक तरह से करने की कोशिश हुई है सीएम योगी आदित्यनाथ की तरफ से, उन्होंने खत्म करने की कोशिश की है। मैं इस बात को पूछना चाह रहा हूं, क्या हुआ इसका मतलब? परिसर से बाहर आवाज नहीं जाए, क्या हुआ इसका? दोनों तरफ लागू होगा ना? प्रियंक पांडे जी आप जवाब नहीं देंगे इसका क्या? हेलो, आपको जवाब नहीं देना इस मेरे सवाल का? आपने क्या तैयारी नहीं किया है? किसी से पूछा नहीं आपने इसका? गौरी शंकर जी मुझसे बात हो रही? हाँ जी आपसे पूछ रहे हैं। मुझे एक सवाल का जवाब दीजिए। सीएम योगी आदित्यनाथ जी ने कहा ना कि माइक का प्रयोग कीजिए लेकिन परिसर के बाहर आवाज नहीं जाए, ये किसके लिए है बता दीजिए? ये सबके लिए है गौरी शंकर हाँ ये बोलिए। सबके लिए है, सब धर्म के लिए है। हाँ। और सब जो नॉर्म्स तय किए गए हैं गवर्नमेंट की तरफ से, उस धर्म उस हिसाब से उस नॉर्म्स में रह के आप अपना पूजा अर्चना, आप अपनी अजान करिए, आप अपना प्रेयर करिए। ये आजादी है, सब धर्म के लिए है। और यहाँ मैं फिर बता रहा हूँ, किसी जाति या किसी धर्म विशेष को ध्यान रख के ये सरकार काम करने वाली नहीं है। ये सरकार पूरे उत्तर प्रदेश के 24 करोड़ आबादी। चलिए ठीक है, मैं आऊंगा थोड़ी देर के बाद, मैं आऊंगा डॉक्टर केबी त्रिपाठी के पास में आ रहा हूँ। त्रिपाठी जी एक बात बताइए सर, कांग्रेस पार्टी विपक्ष में है, ठीक है, सीट नहीं है आपके पास, कोई फर्क नहीं पड़ता, उससे विपक्ष तो विपक्ष ही होता है, सीट रहे या ना रहे। लेकिन ये जो तमाम ताबड़तोड़ फैसले हो रहे हैं, रामनवमी पर देखिए इतनी बड़ी क्रेडिट सरकार को जाती है, कोई दंगा फसाद लड़ाई झगड़ा मैं तू तक नहीं हुआ। और देखिए अभी अक्षय तृतीया ईद का त्यौहार आने वाला है, उससे पहले योगी सरकार पूरी तरह से अलर्ट मोड पर आ चुकी है। कितनी अच्छी व्यवस्था, कानून की व्यवस्था दिख रही है उत्तर प्रदेश में। आप कांग्रेस के प्रवक्ता है, ठीक है, आपको बहुत कुछ बोलने का इसमें मन नहीं करेगा, लेकिन तब भी जनता के हिसाब से कांग्रेस पार्टी को स्टैंड तो रखना पड़ेगा ना त्रिपाठी जी?
जी गौरी शंकर जी, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं और मैं आपकी बात से सहमत हूं कि उत्तर प्रदेश में इस बार रामनवमी के जुलूस में कोई इस तरह की अप्रिय घटना नहीं हुई। हाँ। और अगर जो ये योगी सरकार के कारण है तो मैं उन्हें बधाई भी देता हूं। कांग्रेस पार्टी राजनीति करती है लेकिन इतनी नीच राजनीति नहीं करती है कि किसी अच्छी चीज को अच्छा न कहे और बुरी चीज बुरा न कहे। लेकिन इसके पीछे कई सारे ऐसे कारण हैं गौरी शंकर जी जो हमें आपको समझने होंगे कि जिस तरह की घटनाएं इस पूरे देश में अभी दिखाई दे रही हैं उसके बीच में उत्तर प्रदेश में ऐसा होना कहीं आपको चौंकाता नहीं है। इसीलिए आज आप डिबेट भी कर रहे हैं कि ये मुद्दा थोड़ा चौंकाता है। जैसा अभी एक प्रश्न भी आपके डिबेट में चल रहा था कि क्या मस्जिद से बाहर आवाज नहीं आएगी तो मंदिर से भी नहीं आएगी। अगर जो इसको योगी जी दोनों तरफ एक तरह से लागू करा देते हैं तो कांग्रेस पार्टी उनको बधाई देगी और साधुवाद देगी कि उत्तर प्रदेश के लिए इससे बेहतर कुछ नहीं हो सकता। लेकिन दरअसल ये अभी डर की राजनीति की जा रही है। क्यों डर की राजनीति मतलब क्या? मुझे थोड़ा समझाइए कि डर की क्या राजनीति की जा रही है। एक मिनट मैं इस पे एक सवाल ऐड ऑन करना चाहता हूँ। बोलने दीजिए, डर की आपको देंगे मौका, देंगे, आपको दे भी रहे मौका। एक ऐड ऑन करना चाहता हूँ, डर की राजनीति क्यों? अगर कानून व्यवस्था को दुरुस्त रखने के लिए कुछ कड़े कदम उठाए जाएंगे तो ये डर हो गया क्या त्रिपाठी जी? मैं वही कह रहा हूं कि बिल्कुल आप थोड़ा सा पीछे जाइए। अभी होली का त्योहार बीता है और मैं कई ऐसी घटनाएं आपको साक्ष्य के साथ बता सकता हूं कि जहां मस्जिदों में घुस के मौलानाओं को रंग लगाया गया और उसके बाद अगर जो विरोध हुआ, मस्जिदों पे रंग फेंका गया, तो उसके बाद वहां पे पुलिस ने जो बर्बरतापूर्ण कार्यवाही की है एक तरफा, वो कहीं ना कहीं एक तबके के कहां हुआ है बताइए जरा त्रिपाठी जी। मैं आपको भोजीपुरा बताता हूं, मैं बहेड़ी की घटना बताता हूं, बरेली जनपद की जो 2 विधानसभाएं जहां भाजपा चुनाव हारी थी और समाजवादी पार्टी जीती थी, क्योंकि वहां बड़ी मात्रा में मुस्लिम पर्व त्योहार के दिन नहीं हुआ ना, होली के त्योहार पर हुआ। अच्छा, होली के त्योहार पर हुआ। अच्छा ठीक है, होली के त्योहार पर वहां जो जुलूस निकाला गया होली का, उसमें मस्जिद में रंग फेंका गया और मौलाना की दाढ़ी में रंग लगाया गया, कपड़ों पे सफेद कुर्ते पे रंग लगाया गया। तो इसमें कोई आपत्ति है क्या फजील अहमद जी? इसमें आपत्ति है? अगर हम एक समाज में रहते हैं तो लोग करते ही है, क्या दिक्कत है? मैं तो कई मुस्लिम हमारे मित्र हैं, मैं उनके यहाँ जाता हूँ, ईद के दिन सवई खाता हूँ और है ना। नहीं सुनिए भाई साहब, सुनिए, मुझे लगता है आप लोग समाज बांटते हो। एक मिनट रुकिए, एक मिनट त्रिपाठी जी। मैं अपने कई दोस्तों के यहाँ जाता हूँ, सवैया खाता हूँ, है ना, सवैयां खाता हूँ, है ना, उनको मैं बधाई देता हूँ। वो अब सुन लीजिए भाई साहब, सुन लीजिए, देखिए समाज कैसे चलता है ना, ऐसे देखिए, मैं राजनीति के रंग से नहीं देख रहा हूँ। होली के दिन में मैं कई मुस्लिम हमारे मित्र हैं, मैं उनको रंग लगाता हूँ, मुझे रंग लगाते हैं, क्या दिक्कत है भाई? किसी को क्या प्रॉब्लम है इसमें? क्या फजील अहमद जी? मैं बता तो रहा हूँ, ये शरारती तत्व जानबूझ करके अगर कर रहे हैं तो एक्शन योगी सरकार लेने के लिए तैयार तो है, उसके लिए क्या दिक्कत है? लेकिन अगर मैं खुशी से, अगर कोई मौलाना साहब भी खुशी से कहें कि भैया लगाओ होली, है ना, होली है लगाओ, तो रंग क्यों नहीं लगाएगा, है ना? क्या दिक्कत है गुलाल लगाने में? जो नहीं लगाना चाहता उसको बहुत दिक्कत है। हाँ, जो नहीं लगाना चाहता है नहीं लगाना चाहिए, लेकिन अगर कोई खुशी से लगाना चाह रहा है तो क्या दिक्कत है? मौलाना साहब के साथ खड़े होकर के थाना में FIR तो कराना चाहिए था। बिल्कुल, थाना FIR ले तब ना, थाना तो एक तरफा कार्यवाही कर रहा है एक तबके के विरोध में। जब सरकार आएगी 80-20 का नारा देके और वो मैसेज पूरी तरह से क्लियर होगा तो एक तबके को आप जबरदस्ती दबा के, सता के, दबाव में लेके, यही कह रहा हूँ जबरदस्ती आप रंग नहीं लगा सकते किसी के। आप जब जबरदस्ती रंग लगाएंगे कोई। सुनिए भाई साहब, त्रिपाठी जी, पता नहीं आप लोग समाज को इतना टाइट कर दियो ना, टाइट कर दियो कि थोड़ा सा कोई खींच रहा है ना तो इतना बवाल हो रहा है। लगा ही दिया तो क्या हो गया, क्या फर्क पड़ता है, क्या हो गया? मौलाना जी को बुरा नहीं लगा, आपको क्यों बुरा लग रहा है भाई साहब? आपको क्यों बुरा लग रहा है? दूसरी चीज है कि अगर मौलाना जी कह रहे हैं कि भाई हमको मत लगाओ, हाँ, तब कोई जबरदस्ती लगा रहा है तो उसके खिलाफ एक्शन होना चाहिए, उसको डांटना चाहिए। मुझे लग रहा है पुलिस का भी इसमें कोई काम नहीं है, इसमें तो पुलिस का भी कोई काम नहीं है। आसपास जो है 10-5 लोग जो है वही उनको समझा देगा कि भाई क्यों कर रहे हो ये काम, नहीं कर सकते हो। 5 लोग नहीं, वहां से जो भारतीय जनता पार्टी से विधायक के उम्मीदवार थे वो जुलूस आप क्या कह रहे हैं प्रियंक जी? क्या कह रहे हैं, कुछ कह रहे हैं क्या प्रियंक जी? बोलिए। जो समाज का सौहार्द बिगाड़ने का काम करते हैं, इनको हर जगह साजिश नजर आती है। इन्होंने समाज को इस स्तर पर ले जाकर गिरा दिया है कि आज आदमी हर धर्म, मजहब, कास्ट,
समझने के लिए दूरदर्शिता की जरूरत है गौरी शंकर जी। 80-20 का परिणाम सामने है, 80-20 का जनता जनार्दन ने रिजल्ट सामने दिया है और 80-20 के कारण ही आज ये 2 विधानसभा अच्छा रुकेंगे सर, रुकेंगे थोड़ा सा, रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, आते हैं, तुरंत आते हैं, बाद हाजिर होते हैं, बने रहिए हमारे साथ। चलिए ब्रेक के बाद स्वागत है। हम लोग बातचीत कर रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में योगी सरकार, जो इस बार योगी 2.0 की सरकार है, कानून व्यवस्था को लेकर बहुत ही सतर्क है और इसके कई उदाहरण पेश भी किए जा चुके हैं। और साथ ही साथ जो नया एक आदेश, जिसको कड़क आदेश के तौर पे भी कह सकते हैं कि रामनवमी में बहुत बेहतरीन रहा, तो आगे जो पर्व त्यौहार और भी होंगे, चाहे वो मुस्लिम के पर्व त्यौहार हों या हिंदुओं के पर्व त्यौहार हों, सभी पर्व त्यौहार के दिन सामाजिक सौहार्द का उदाहरण पेश किया जाएगा। देश के सामने बड़ी मिसाल उत्तर प्रदेश इस वक्त बन रहा है सामाजिक सौहार्द के लिए। बहुत ही अच्छा लगता है, इससे अच्छा कुछ हो ही नहीं सकता है। कानून के बल बुत्ते ही क्यों ना हो रहा हो, लेकिन बेहतर काम हो रहा है। चलिए, कई मेहमान इस वक्त हैं, फजील अहमद जी के पास एक बार फिर से आते हैं। फजील अहमद जी, एक बात बताइए, सुप्रीम कोर्ट के गाइडलाइंस का पालन हो जाना चाहिए था, नहीं हुआ, कोई बात नहीं है, लेकिन क्या आपको लगता है, मुझे बहुत ईमानदारी से बताइएगा, इसका जवाब दीजिएगा, क्या आपको लगता है कि उत्तर प्रदेश में योगी सरकार के कामकाज को लेकर उनकी जो कार्यप्रणाली है, सबका साथ सबका विश्वास का जो उनका फॉर्मूला है, उससे मुस्लिम तबके में एक बड़ी आबादी जो है सरकार के साथ दिख रही है? लग रहा है नहीं सरकार बेहतर काम कर रही है। दंगा फसाद कौन करना चाहता है फजील अहमद जी, है ना? चाहता है क्या? कोई नहीं चाहता है, चाहे मुस्लिम हो या हिंदू, कोई नहीं चाहता, हर लोग चाहता है शांति से रहें। लेकिन इस तरह की चीजें जब देखते हैं तो आप लोग को भी अच्छा लगता होगा ना कि बेहतर है, इससे अच्छा और क्या हो सकता है? देखिए, दंगा फसाद जब होता है तो सबसे ज्यादा मुसलमानों का नुकसान होता है। दोनों साइड का होता है सर, एक तरफा इसमें कुछ नहीं होता है, दोनों ज्यादा साइड मुसलमान का होता है, ऐसा नहीं है, दोनों साइड का होता है। चलिए ठीक दंगा है, दंगा का मतलब दोनों, तो होना दंगा ही का नहीं मतलब चाहिए, कोई एक तरफा मामला कुछ लेकिन भी नहीं होता है। जब होता है तो उसमें ज्यादा गरीबों का नुकसान होता है। हाँ, ऐसा बोलिए, ऐसा बोलिए, आम जनता का गरीबों का जो है ज्यादा नुकसान होता है, बड़े आदमी का कुछ नहीं होता है। हाँ, दंगा, कानून का राज तो होना चाहिए। हाँ, और लगातार शासन करने से इंसान सीखता है। जैसे आप एंकरिंग कर रहे हैं, हम डिबेट कर रहे हैं, हम लोग भी लगातार सीखते रहते हैं। बिल्कुल तो सर, सही निश्चित बात। रूप से योगी जी पिछली बार 5 साल के सरकार चलाए, इस बार दूसरी बार मुख्यमंत्री बने हैं, तो बहुत कुछ सुधार तो हुआ होगा, कुछ वो खुद महसूस किए होंगे कि कैसे हमें और काम करना चाहिए। हम उनके दूसरे इस कार्यकाल को तो बहुत अच्छा महसूस कर रहे हैं कि अगर उन्होंने जिस तरह का, ये पहला फैसला है उनका कि इस फैसले में उन्होंने सीधे सीधे किसी जात, धर्म, मजहब का नाम नहीं लिया, अजान का नाम नहीं लिया, मस्जिद का नाम नहीं लिया, मुसलमान का नाम नहीं लिया, और उन्होंने कोशिश किया कि भाई इस तरह की कोई घटना ना घटे। और देखिए, इस पूरे देश में जब उत्तर प्रदेश सबसे ज्यादा सेंसिटिव माना जाता था, सबसे ज्यादा संवेदनशील माना जाता था, ऐसे प्रदेश में भी कहीं कोई घटना नहीं हुई। इसके लिए तो मैं बधाई देता हूं। अब ये नहीं कहना चाहते कि कौन करता है कौन नहीं करता है, नहीं, तो सब पता होता है कौन करता है नहीं करता है, सबको सब पता होता है। पीठ थपथपाने की जरूरत नहीं है कि हम करें और वो नहीं करे। जब घटनाएं होती हैं तो कौन शुरू करे और कौन खत्म करे, इस पे बात नहीं आती है। लेकिन कानून अगर सख्त हो, एक मिनट भाई साहब, एक मिनट अशोक पांडे बोलने दीजिए उनको। कानून अगर सख्त रहे तो निश्चित रूप से सबका भला होता है, अच्छे से समाज चलता है। आज दुनिया भर की बड़ी बड़ी कंपनियां भारत से अपना काम बंद कर रही हैं इन सारी बवालों के चलते। उनको असुरक्षा की भावना लग रही है, व्यापार घट रहा है, अर्थशास्त्र कमजोर हो रहा है, तेल महंगा हो रहा है, महंगाई बढ़ रही है, बेरोजगारी जा रही है। इन सब चीजों का बहुत असर पड़ता है। आप देखिए, इतना अच्छा बिहार प्रदेश को करने के बावजूद भी आज कोई विदेशी निवेश बिहार जाने को तैयार नहीं है, कोई बंगाल जाने को तैयार नहीं है। उत्तर प्रदेश में एक माहौल बन रहा है। तो मैं तो ये समझता हूँ, मैं समझता हूँ कि अगर आप उत्तर प्रदेश की तरक्की चाहते हैं और देश की तरक्की चाहते हैं, तो हम सबको अपने मूल भावना, अगर कहीं थोड़ा सा भी दोष होगा तो खुद को उस देश को समाप्त करके बिल्कुल खत्म किया जा सकता है भाई साहब, कोई बड़ी बात नहीं है सब। देखिए, मैं फजील अहमद जी इतना जानता हूँ, फजील अहमद जी मैं इतना जानता हूँ, मुझे लग रहा है कि मेरी बात से हर लोग सहमत होंगे कि अगर कोई आतंक की राह पर चल रहा है, चाहे वो मुस्लिम हो या हिंदू हो, कोई हो, लेकिन अगर कोई गलत काम कर रहा है, उसके लिए कानून है, कानून में पूरी व्यवस्था है, उसके खिलाफ सख्ती की जाए। जो सही रास्ते पर चल रहा है उसको धर्म के आधार पर मत बांटिए, हिंदू है मुसलमान है, उसको आगे बढ़ने का मौका दीजिए, हर लोगों को समान अवसर मिलना चाहिए। गौरी जी देखिए, मैं आपसे, मेरा इस मामले में अलग राय है। बोलिए। प्रशासन शासन की मंशा के हिसाब से चलता है।
तो इस बात को मान लीजिए कि अगर कहीं प्रशासन ने इस तरह की मुस्तैदी दिखाई है तो उसके पीछे शासन में बैठे मुख्यमंत्री और सरकार का कहीं न कहीं सॉफ्ट है कि भाई वो सरकार चाहती है कि ऐसा ना हो। हाँ। यदि सरकार थोड़ा सा भी अगर उसके मन में दोष होगा या द्वेष होगा तो प्रशासनिक नहीं, अधिकारी ठीक बात बोल रहे हैं। देखिए मैं मैं ठीक बात बोल रहे हैं। मुझे भी लगता है कि कानून का राज का मतलब क्या हुआ? कानून का राज मतलब कुछ नेगेटिव तो है नहीं। कानून के राज में गलत लोगों पर डंडा चलना ही है, चलना भी चाहिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। हाँ, कोई भी हो। अशोक जी के पास में आ रहा हूँ। अशोक जी, एक बात बताइए, मुझे ऐसा लगता है किसी सरकार को 4-5 सपोर्ट की बहुत बड़ी जरूरत होती है। पहला सपोर्ट तो यह है कि जनता के बीच में सरकार के काम का फीडबैक क्या है। अगर फीडबैक बेहतर है तो बड़ा सपोर्ट सरकार को मिलता है। दूसरा जो बड़ा सपोर्ट होता है सरकार के लिए वो है प्रशासनिक दक्षता, जो अधिकारी हैं कितने बेहतर तरीके से काम कर रहे हैं और रूटीन वाइज काम कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, कैसे चीज़ों को कंट्रोल किया जाए। तीसरा जो बड़ा सपोर्ट होता है वो होता है मानसिक लेवल पर। मानसिक लेवल पर सपोर्ट की बड़ी ज़रूरत होती है। उससे फजील अहमद जी भी आते हैं और आप भी आते हैं। मुझे थोड़ा सा बताइए, उत्तर प्रदेश में इस वक्त योगी सरकार को मानसिक तौर पर किस तरह का एक राजनीतिक सपोर्ट देने की जरूरत है जो आप लोग को करना चाहिए? बताइए सर, बिना हंगामा किए हुए। मानसिक रूप से हम सभी को प्रदेश में सौहार्द बनाए रखने के लिए योगी जी के साथ खड़ा होना है। हाँ। और मैं चाहता हूँ कि जिस तरीके का परिचय ये लोग दे रहे हैं, कैसे दे रहे हैं वो मैटर अलग है। मैंने जो पहले कहा वो डर और वो सारी बातें अलग है, लेकिन हाँ ये जरूर है कि योगी जी के निर्णय का जिस तरीके से स्वागत हो रहा है, हाँ। बस अगर उसी तरीके से ये अमल में और उस चीज को ले आए तो मैं समझता हूँ कि इससे बड़ा मानसिक सपोर्ट योगी जी को नहीं हो सकता। हाँ। नहीं तो आप मानते हैं अशोक जी? आप अशोक जी मुझे आप ही थोड़ा सा क्लियर कर दीजिए। प्रियंक पांडे जी मुझे थोड़ा सा घुमा दिए। अब ठीक है, फजील अहमद जी अपने तरह से जो बात कर रहे हैं वो बिल्कुल सही कह रहे हैं। मुझे आप थोड़ा सा क्लियर कर दीजिए कि योगी आदित्यनाथ सीएम की तरफ से जो आदेश दिया गया है कि धार्मिक आयोजनों पर प्रतिबंध नहीं लगेगा, लेकिन अनुमति लेनी पड़ेगी आपको, क्या उनका यह आदेश सही है? दूसरा उनकी तरफ से कहा गया कि आप माइक का इस्तेमाल करें लेकिन परिसर के अंदर ही आवाज़ हो, बाहर नहीं हो। मुझे थोड़ा सा डिफाइन कर दीजिए अलग अलग कि किसके लिए है ये मंदिर के लिए उन्होंने बोला या सिर्फ मस्जिद के लिए बोला या मस्जिद मंदिर दोनों के लिए बोला? और अगर मंदिर के लिए भी है तो इसको आप लोग कैसे पालन करवाइएगा, बताइए। नहीं, बिल्कुल नहीं, मंदिर में तो पालन हो रहा है। चलिए ठीक है। बता दो, मंदिर में पालन हो रहा है। ये समस्या वहां पर खड़ी हुई जब अजान की आवाज 5 किलोमीटर दूर तक जाने लगी और अलीगढ़ से एक मुस्लिम नेत्री ने ये कहा कि अगर हमारे माइक को हाथ लगाया गया तो मंदिरों के आगे बैठ करके मैं कुरान का पाठ करूंगी। ये समस्या वहां से खड़ी हुई। योगी जी ने कोई नया आदेश नहीं दिया। हमेशा से जुलूस की, धार्मिक यात्राओं की परमिशन ली जाती रही है। प्रत्येक जिलाधिकारी और जिलाधिकारी कार्यालय में आवेदन जाता है, अनुमति मिलती है, रूट तय होता है, उसके बाद ही निकलता है जुलूस। लगातार ये चल रहा है, कुछ नया नहीं है। दोबारा इसलिए करना पड़ा क्योंकि हमने ये कहा कि हमारी धार्मिक स्वतंत्रता खत्म हो रही है। हमें न चाहते हुए भी सुबह 5 बजे अजान सुननी पड़ती है जो बंद होनी चाहिए। अन्यथा की स्थिति ये है कि हमें अजान न सुननी पड़े, इसलिए हम 5 बजे बजाएंगे। नहीं, अजान बंद करने के लिए तो कोई नहीं कह रहा ना अशोक पांडे जी। आप कह रहे हैं कि वो आवाज बाहर तक नहीं आए, लोग मस्जिद परिसर में अजान पढ़े या घर में पढ़े। हमें तक आवाज नहीं आई। आप अपनी सुनिए, अपने कैंपस में रखिए, अपने मोहल्ले में रखिए, अपनी गली में रखिए, लेकिन वो जो उनको कोर्ट पे बजती है और 5 किलोमीटर दूर मेरे कानों तक सुबह सुनाई देती है, तो मेरा जो मन दूसरे सोचता है ना, वो नहीं होना चाहिए। मैंने कहा ना, हमें जबरदस्ती अजान न सुनाई जाए। प्रियंक पांडे जी, एक बात बताइए। देखिए ये मसला जो है पूरी तरह से प्रशासनिक यहाँ पर दक्षता भी दिखेगी कि ठीक है, योगी साहब ने कह दिया, सीएम साहब ने कह दिया, आदेश पारित कर दिया, लेकिन लोगों को खुशी तब होगी जब योगी आदित्यनाथ की तरफ से जो आदेश दिया गया है वो तराजू पर रखने के बाद पूरी तरह से पलड़ा जो है ना एकदम से बराबर दिखे। ऐसा आप लोग कोशिश करेंगे? कुछ है उस तरह का कुछ मैकेनिज्म जिसके आधार पर प्रशासनिक लेवल पर इस चीज़ को, ना तो मस्जिद से किसी ना अजान की आवाज़ से किसी को दिक्कत हो, ना भजन कीर्तन से किसी को दिक्कत हो, ये इस तरह के मैकेनिज्म पर मतलब काम होगा? बताइए सर। गौरी शंकर जी, पिछले कार्यकाल में पूरे 5 वर्ष में योगी सरकार ने जिस पारदर्शिता के साथ सभी धर्मों को एक साथ एक तराजू में तौला,
और सरकार की सभी योजनाएं हर व्यक्ति तक, पंक्ति में बैठे अंतिम व्यक्ति तक, बिना ये देखे कि वो किस जात का है, किस धर्म का है, किस पंथ का है, सबको मिली। सबको सुरक्षा मिला, सबको शिक्षा मिली, सबको कानून व्यवस्था का राज मिला, सबको राशन मिला, हर दिशा में कार्य किया गया। और आप देखिए भाजपा की ये नीति है, जो मुस्लिम महिलाएं बेचारी 3 तलाक के कलंक से पीड़ित थी, उससे आजादी दिलाने का काम भाजपा सरकार ने किया है। और आज आप देख लीजिए जो भी सुविधाएं सरकार दे रही है वो बराबर सब में बट रही है, उसमें किसी का जात धर्म नहीं देखा जा सकता। और फिर मैं कह रहा हूं कि उत्तर प्रदेश का शासन उत्तर प्रदेश के 24 करोड़ आदमियों का है, 24 करोड़ जनसंख्या का है और सबके लिए समान रूप से लागू होगा। और हर मजहब को, हर धर्म को, हर जाति को अपनी पूजा। लेकिन प्रियंक पांडे, मुझे ऐसा लगता है कि सीएम योगी आदित्यनाथ की तरफ से आदेश तो दे दिया गया, लेकिन जनता के बीच में किसी तरह का कोई कंफ्यूजन ना हो, है ना, कोई कंफ्यूजन ना हो मंदिर और मस्जिद को लेकर के। क्या इस तरह का कोई आदेश, लिखित आदेश जो है अलग अलग जिलों में चस्पा नहीं करना चाहिए लोगों को, ताकि या फिर अखबारों में नहीं निकाला जाना चाहिए, हम ही लोग को बता दें कि ये गाइडलाइन से इसको पालन किया जाएगा, हम ही लोग थोड़ा सा दिखा दें, जनता को अवेयर कर दें, ताकि मंदिर मस्जिद और अजान को लेकर जो बवाल हो रहा है कम से कम शांत तो हो। क्योंकि कन्फ्यूजन है थोड़ा सा, अभी भारी कन्फ्यूजन है कि क्लियर कीजिए, आप लोग क्लियर कीजिए कि परिसर के अंदर ही आवाज रहे। विज्ञापन दीजिए, ये कहने का मतलब। हाँ, नहीं विज्ञापन की बात नहीं है सर, मैं विज्ञापन किस लिए विज्ञापन की बात कर रहे हैं हम लोग ये तो सोशल अवेयरनेस की बात है, हम लोग फ्री में चला देंगे, ऐसा क्या कह रहे हैं, है ना, फ्री में चला देंगे। हाँ, मुझे थोड़ा सा क्लियर कीजिए आप लोग। हाँ बोलिए। हाँ गौरी शंकर जी बोलिए सर, बोलिए। अवेयरनेस की जहां तक बात है, हमारे भाई फजील खान जी बैठे हैं, इनकी बातें सुनकर मुझे बहुत अच्छा लगा और मैं इनको धन्यवाद। और फजील अहमद जी लग रहा पहली बार बहुत अच्छी बात कर रहे हैं इस बार। धन्यवाद आपको सर, बहुत धन्यवाद। हाँ, इनकी बात का स्वागत योग, इन्होंने इतनी खुले दिल से सरकार की प्रशंसा की, उसके कार्यों की प्रशंसा की, ये स्वागत योग्य है। तो फजील अहमद जी आपको ईद पर घर बुला रहे हैं, जाइएगा ना? बिल्कुल जाएंगे, बिल्कुल जाएंगे। फजील अहमद जी के यहाँ मैं आपको भी बुला रहे हैं और त्रिपाठी जी को भी बुला रहे हैं, अशोक पांडे को भी बुला रहे हैं। अरे सर, मैं तो पक्का आता हूँ और मुझे बड़ा अच्छा भी लगता है ईद की सवई खाने में, शंकर जी मुझे बड़ा टेस्टी लगता है वो। होली में आपको घर बुलाएंगे और रंग भी लगाएंगे, और वो भी बिना। बिल्कुल आपका प्यार हमारे सर आंखों पे है, ऐसा कुछ नहीं। चलिए केवी त्रिपाठी जी के पास आते हैं। ठीक है सर, देखिए क्या है ना, सोशल हार्मोनी इसी को कहते हैं। मुझे लग रहा है इसको बनाए रखने की ज़रूरत है और इसकी बड़ी शुरुआत योगी आदित्यनाथ की तरफ से की गई है। देखिए योगी आदित्यनाथ की व्यक्तित्व को समझना ज़रूरी है। वो काफ़ी स्ट्रिक्ट पर्सन है अपने रूटीन को लेकर, है ना, सुबह 4 बजे सुनते हैं, उठ जाते हैं। वो योगी जैसा जीवन है, अपने जीवन की तरह वो उत्तर प्रदेश के जीवन को बदलना चाहते हैं कि लोग स्वस्थ रहें, लोग ईमानदार रहें, लोग काम करने वाले हों, लोग धर्म के आधार पर लड़ाई झगड़ा न करें। तो मुझे लगता है कि उनके व्यक्तित्व से बहुत कुछ समझने और जानने की जरूरत है। देखिए कोई ऐसा नहीं, मत समझिए कि मैं बीजेपी की तारीफ कर रहा हूँ, ऐसा नहीं। उनका व्यक्तित्व ऐसा है, लोग उससे प्रभावित तो हैं, है ना। फजील अहमद जी प्रभावित हैं, खुद कह रहे हैं इस चीज़ को। केबी त्रिपाठी जी को थोड़ी दिक्कत हो सकती है ना त्रिपाठी जी, जी है ना, कि बीजेपी सब कुछ खा गया, है ना, बीजेपी सब कुछ खा गई। मतलब पहले अमेठी बचा था, फिर रायबरेली, अमेठी भी खा गई, इस बार रायबरेली में पता नहीं क्या होना है। त्रिपाठी साहब देखिए, मैं तो ये कहता हूँ, मेरी एक सलाह है कांग्रेस के प्रवक्ता के लिए कि आप लोग 10-5 कांग्रेस के नेता मिल कर के योगी आदित्यनाथ से जाकर के मिलिए कि देखिए हम लोग भी हैं उत्तर प्रदेश में, हम लोग भी कुछ सलाह दे तो मान लिया कीजिए। तो क्या सलाह दीजिएगा सर, बताइए। देखिए गौरी शंकर जी, हम यही सलाह देंगे कि जिस सामाजिक संस्कृति की तारीफ आप कर रहे हैं उसे योगी जी उत्तर प्रदेश में बनाए रखने का प्रयास करें। हाँ। योगी जी उसके लिए अपनी नीयत और नीति दोनों साफ कर लें। योगी जी के अतीत से शायद आप वाकिफ नहीं है, बड़े पत्रकार हैं, मुझे तो आश्चर्य हो रहा है कि उनके पुराने जीवन के बारे में आपको जानकारी नहीं है कि गोरखपुर में किस रूप में वो जाने जाते रहे, या आज तक उनके ऊपर कितने मुकदमे रहे जो खुद मुख्यमंत्री बनने के बाद उन्होंने वापस ले लिए। आप अगर जो उनकी तारीफ कर रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है गौरी शंकर जी, ये मीडिया का काम रहा है।
कि कभी कभी आप गलत समझ गए मुझे। नहीं, आप गलत समझ गए भाई साहब, गलत समझ, यही बात है ना, यही बात है, आप गलत समझ गए। मैं तारीफ करने का जो हमारा अंदाज था उसको समझिए। त्रिपाठी जी एक बात बताइए भाई साहब, अगर योगी आदित्यनाथ, ठीक है, आपको पसंद क्यों आएंगे, वो नहीं आएंगे, मुझे थोड़ा सा एक बात बताइए, क्या योगी आदित्यनाथ 5 साल में, ठीक है, बहुत सारी शिकायतें आप लोग की है, क्या आप लोग को नहीं लगता कि कानून व्यवस्था पर बहुत बेहतर काम किया उन्होंने, दंगा फसाद नहीं होने दिया, इसको भी तो क्रेडिट कम से कम तो दीजिए भाई साहब। अभी तो आप 2.0 की बात कर रहे हैं या पिछली कर रहे हैं, तो मैं आपको गोरखपुर की घटना याद दिला रहा, कासगंज की दिला रहा, हाथरस की दिखा रहा, इतनी घटनाएं हैं। कासगंज में एक लड़का 2.5 फुट के नल से आत्महत्या कर लेता है, थाने में उसका आज तक क्या हुआ। आप गौरी शंकर जी सिर्फ एक तरह के चश्मे से देखेंगे तो आपको बहुत अच्छा दिखेगा। अभी भी मैंने बताया जो MLC चुनाव के परिणाम आए उसमें बुलडोजर 4 दिन तक पहले तक लगातार धड़धड़ाता रहा, उसके बाद बुलडोजर अब शांत है। अभी चूंकि रामनवमी का जुलूस हो गया है, ईद आ रही है, तो साथ में अक्षय तृतीया जोड़ दिया जाएगा कि इसलिए हम ऐसा कह रहे हैं। अक्षय तृतीया और ईद एक बराबर। तो मतलब त्रिपाठी जी आप ये कह रहे हैं कि ये जो आदेश पारित किया गया है, जो जिसको कड़क आदेश मीडिया कह रहा है कि कड़क आदेश है CM योगी का, कड़क आदेश से उत्तर प्रदेश की तस्वीर बदल जाएगी, आपको लगता है कि कोई कड़क आदेश नहीं है, कोई कड़क आदेश नहीं है, आप 2-3 महीने में देख लेना, वही दिखेगा जो जिसका लोगों को डर है कि एक को फायदा होगा, एक को नुकसान होगा, आप ये कह रहे हैं। बिल्कुल यही क्या होगा, जरा खुल के बोलिए, आप खुल के बोलिए ताकि प्रियंका पांडे जवाब दे सके। आप जाके चाहे वो मस्जिद पे जाके भगवा झंडा लगा दे, उस पर कोई आपत्ति नहीं, मस्जिद में रंग फेंक दे तो आप कहोगे ये तो सामाजिक संस्कृति है, मौलाना नमाज पढ़ने जा रहा है, उसकी दाढ़ी में रंग लगा दीजिए, कपड़े उसके लाल पीले कर दीजिए और कहिए तो सामाजिक सौहार्द है। क्या आप क्या चाहते हैं त्रिपाठी जी, एक मिनट, आप क्या चाहते हैं त्रिपाठी जी कि क्या कांग्रेस ये चाहती है कि हिंदू और मुसलमान आपस में होली ना खेले, कांग्रेस ये चाहती है कि हिंदू और मुसलमान आपस में ईद ना मनाए, क्या आप ये चाहते हैं कि हिंदू और मुसलमान एक जगह खड़े होकर, है ना, एक दूसरे के पर्व त्योहार में शरीक ना हो, मतलब अलग दिखे, हिंदू अलग दिखे, मुसलमान अलग दिखे, कांग्रेस ये चाहती है क्या त्रिपाठी जी? बोल रहे हैं वो आपका पक्ष है, कांग्रेस नहीं, हमारा पक्ष नहीं है, आप जो मुझे पक्ष अपना दिखा रहे हैं वही बोल रहा हूँ। क्यों अशोक जी, आप हिंदू महासभा के आप, है ना, एक्टिव मेंबर हैं, प्रवक्ता आप हैं, आप मुझे थोड़ा सा ये बताइए कि त्रिपाठी जी जो कह रहे हैं उनकी बातों से तो मुझे ये लग रहा है कि समाज में हिंदू और मुसलमानों को बांटने की एक लंबी राजनीति चली है। क्या ये राजनीति अभी भी चल रही है? और हिंदू महासभा इस बारे में क्या राय रखती है? क्योंकि आपकी महासभा का नाम ही हिंदू महासभा है, तो आपको तो बेहतर पता होगा। चल रही है, इस देश में सामाजिक संस्कृति रही है और आगे भी रहेगी। ये थोड़े दिन का अनुमान का दौर है और ऐसे लोगों को थोड़े समय का दौर आता है। योगी के अतीत से भी सब वाकिफ हैं, वर्तमान से भी सब वाकिफ हैं और इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। थोड़े समय में भारत अपने उसी रूप में आके खड़ा होगा। ये गांधी का भारत है, ये नफरत से नहीं चलेगा, ये प्रेम से चलेगा, ये मोहब्बत का देश है। यहाँ हिंदू मुस्लिम मिलकर खड़े होते रहेंगे, यहाँ 80-20 का बंटवारा नहीं बनेगा। ये थोड़े समय के लिए है जो बहुत जल्दी खत्म होने वाला है। चले 1 मिनट रुक जाइए, मुझे समझ में नहीं, दोनों की बातें समझ में नहीं आ रही। 1 मिनट रुक जाइए, ऐसे नहीं, ऐसे डिबेट में गड़बड़ हो जाएगा। फजील अहमद जी के पास आते हैं। फजील अहमद जी एक बात बताइए, जो भी हो, जैसे भी हो, मैं ये नहीं पूछना चाहता हूँ या मैं ये कहना भी नहीं चाहता हूँ कि मुसलमान अपने रीति रिवाज, अपने धर्म और अपने तौर तरीकों को बहुत ज़्यादा वो बदले, जो है बिल्कुल ठीक है ना, सदियों से चली आ रही वो चीज़ें रहनी चाहिए। हिंदू धर्म ही सनातन धर्म है, हज़ारों साल से इसकी अपनी चीज़ें रहनी चाहिए। एक का लाइन खींची गई है हर धर्म के बीच में और उसी के हिसाब से अलग अलग धर्म के लोग उसको मानते हैं। मुझे थोड़ा सा ये बताइए कि क्या उत्तर प्रदेश में मुसलमान अपने आप को बदल रहे हैं या फिर कानून की वजह से बदल रहे हैं? ये थोड़ा सा क्लियर कर दीजिए सर आप। देखिए गौरी शंकर जी, लोकसभा में जब आर्थिक मामलों का बिल आता है या आर्थिक मामलों पर चर्चा होती है तो लोकसभा में
20%, 30%, 50-100 सांसद ही मौजूद रहते हैं। लेकिन जब मंदिर, मस्जिद, धर्म, संसद और धर्म पर जब विचार होता है लोकसभा के अंदर, हाँ, तो पूरी लोकसभा खचाखच भरी रहती है। हाँ, कितना रुचि है राजनीतिक दल के लोगों को हिंदू मुसलमान करने में। हम यहीं से आपको उदाहरण दे रहे हैं। इस बात से मतलब नहीं है, जब आज आर्थिक मामलों पर बहस करा दीजिए आप, तमाम पार्लियामेंट खाली रहती है, 20, 25, 30 सांसद बैठे रहते हैं, ये बात सही और बोल रहे स्पीकर अपना काम कर रहे हैं। लेकिन हाँ। जब कोई मुद्दा धर्म का हो, मंदिर मस्जिद का हो, शिलान्यास का हो, मस्जिद गिराने का हो, या कोई भी धार्मिक मुद्दा जब आता है, उस पर जब बहस होती है, तो पार्लियामेंट खचाखच भरी रहती है, एक भी सांसद गैर हाजिर नहीं रहता। कितना इंटरेस्ट है हमारे देश के राजनेताओं को हिंदू मुसलमान करने में, झगड़े लगाने में, झगड़ों की बात को आगे बढ़ाने में। कितना मजा आता है इन लोगों को, कितना मजा आता है जब हिंदू मुसलमान का खून बहता है, तो हमारे राजनेता उस खून का बहुत बढ़िया स्वाद चखते हैं, और इसलिए सकते हैं कि उस खून से उनको बड़ी बड़ी कुर्सियां मिलती हैं, गद्दियां मिलती हैं, बड़े बड़े ओहदे मिलते हैं। मैं इतनी सी बात कह के बस अपनी बात को यहीं समाप्त करना चाहता हूँ। इसके आगे मैं बोलने की क्षमता नहीं है मेरी। समझ रहा हूँ फजील अहमद जी, लेकिन मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया आपने। मेरा सवाल था कि क्या उत्तर प्रदेश में मुस्लिम समाज खुद को बदल रहा है? क्योंकि दंगा फसाद नहीं हो रहा है, तो दंगा फसाद कोई एक तरफा तो नहीं होता, दोनों तरफ से होता है। देखिए, दंगा फसाद या फिर कानून इतना सख्त है कि किसी की चल नहीं पा रही है। मुजफ्फरनगर दंगा हुआ, आज भी लोग तंबुओं में रह रहे। मुजफ्फरनगर दंगा होने के बाद लगातार उत्तर प्रदेश में कोई दंगा नहीं हुआ। ऐसे ये देखिए, धीरे धीरे पब्लिक भी समझती है, कि हमें लड़ाया जा रहा है। हाँ। घटनाएं, छूट-फूट घटनाएं होती हैं, लेकिन मतलब आप ये कह रहे हैं कि समाज ही बदल रहा है, कानून अपना काम कर रहा है, कहना चाह रहे हैं। 2022 चलिए सर, बहुत बढ़िया बात। चलिए सर, आप लोग सब यहाँ पर आए, समय दिया, वक्त दिया, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। और आज हम लोग जो चर्चा कर रहे थे, जो आदेश बाकायदा जो पारित किया गया है सरकार की तरफ से, इस आदेश का मकसद बहुत ही सकारात्मक है। सामाजिक सौहार्द को बनाए रखने के लिए, हम अपने पर्व त्योहार को कैसे खुशी खुशी मना सकें, सरकार इसके लिए पूरी तरह से सक्रिय मोड में है। इसी के साथ हमारे खास कार्यक्रम इतना ही। नमस्कार।